एक छोटे से उदाहरण से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही गरीब है और वो उसकी बहुत ही दयनीय हालत है और किसी तरह वो बस जो है 2 वक़्त का खाना जो है जोड़ के खा लेता है, उतना वो कर ले तो बहुत है। लेकिन एक समय आया ऐसा आया कि वो व्यक्ति बहुत रईस हो गया, उसने बहुत पैसा कमाया, करोड़ों कमा लिया, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ बनवा लिया। तो उसके 4 नौकर भी हैं, तो एक देखेंगे कि वो पूरा धीरे-धीरे अपने आप को समाज में असर्ट करते जाएगा, एक्सटेंड करते जाएगा और बहुत पैसा वाला है तो बिज़नेस होगा, अच्छी नौकरी होगी, सब कुछ होगा, तभी जो है वो एक तरह से समृद्ध व्यक्ति बना होगा। तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जब कोई व्यक्ति गरीब है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह-शाम 2 वक़्त की रोटी अरेंज कर ले, उतने में ही लगा हुआ है, उसमें ही उसका जीवन कट जा रहा है। लेकिन जब इसका इसमें जीवन कट जा रहा है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसने काफ़ी बदलाव देखे होंगे और काफ़ी बदलाव उसके जीवन में आए होंगे। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला, पहले इसके पास सिर्फ 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए होती थी। जब ये पैसा कमाना शुरू किया होगा तो ये पैसा इतना अच्छा खासा कमा लिया होगा कि 2 नहीं 10 वक़्त की रोटी वो एक दिन में खा सकता है। बाद में वो इतना अच्छा खासा पैसा कमा लिया कि उसको लगे उसका कारोबार आगे बढ़ने लगा, उसको लगा कि यार 2 लोगों को काम करने के लिए मुझे रखने की ज़रूरत है। उसने 2 लोगों को अपनी दुकान पर रख लिया। पैसा कमाया, घर पर भी पैसा देने लगा, उसकी वाइफ़ को भी लगा यार कि हाँ, मुझे भी एक कुक, एक मेड और ये सब रख लेना चाहिए घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए। बच्चा है, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, उसको एक नौकर है, गाड़ी से लाता है, छोड़ता है। जीवन जो है उसका पैसे के साथ-साथ डेवलप करने लगा। तो ये सब जब हुआ, तो क्या हुआ उसका एक छोटा-सा साम्राज्य बन गया। ये छोटा-सा साम्राज्य कब बन गया? जब वो पैसा कमाने लगा और उसके पास जो भी कुछ खाने के लिए है, बात को पकड़ने की कोशिश करिएगा। उसके पास जो भी कुछ खाने के लिए है, रहने के लिए वो सरप्लस हो गया। पहले वो खाने के लिए सिर्फ उसके पास 2 रोटी थी। जब खाने के लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा तभी तो सोचोगे कि भाई बिज़नेस आगे बढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है। जब रोज़ी-रोटी सब कुछ हो जाती है तभी तो हमारा ध्यान शिक्षा की तरफ जाता है। तो कहने का सीधा अर्थ यहाँ है कि एक गरीब से एक रईस जो उसने अपना एक छोटा-सा साम्राज्य बना लिया, घर बना लिया, 4 नौकर रख लिया, गाड़ी बंगला बना लिया, तो उसका एक छोटा-सा साम्राज्य हो गया। कब? जब 2 रोटी से इसके पास एक दिन में 2000 रोटी खाने भर का सरप्लस हो गया। वो इतना रईस आदमी बन गया। तो जब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, टेरिटोरियल स्टेट टू एम्पायर, एज ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के समय साम्राज्यों के निर्माण के बारे में, तो पहला सवाल उठता है कि क्या गौतम बुद्ध के बारे में इसमें कुछ पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमें बस ये समझना है बात को कि दुनिया शुरू से ऐसे तो रही नहीं होगी जैसे आज है, सरकार है, व्यवस्था है, टैक्स है, साम्राज्य है, अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, तो शुरू से तो ऐसे रहा नहीं होगा। एक समय ऐसा रहा होगा जब लोग पशुचारण, पैस्टोरलिज्म इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे होंगे और सोसाइटी बहुत ही इगैलिटेरियन रही होगी, सब बराबर थे। क्यों? क्योंकि सब जो है जा रहे हैं सुबह-शाम जंगल में काम कर रहे हैं, कुछ फल-वल इकट्ठा किया, आगे बढ़े, जियो खाया, पिया, सोया, बात खत्म। लेकिन जैसे-जैसे उसका डेवलपमेंट होते गया, तो एक दिन आया कि मनुष्य ने भाई ये ढूँढ लिया कि खेती कैसे करते हैं। तो जब खेती करने के लिए ढूँढ लिया, तो अब भाई तुम्हारा कहीं खेत है, तो अपने खेत से 1000 किलोमीटर दूर तो जाओ रहोगे नहीं, क्योंकि नोमैड्स क्या करते थे, ये समझना होगा आपको। जो भी पैस्टोरलिज्म, पशुचारण वगैरह जो लोग भी करते थे, तो आज उनके जानवर यहाँ चर रहे हैं। कुछ साल भर बाद पता चलेगा वही व्यक्ति यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ की भूमि अच्छी है, यहाँ पर घास अच्छे हैं, तो वो अपने जानवरों के साथ यहाँ चला आया है। लेकिन जब खेती होने लगी ना, तो इंसान भी एक जगह सेटल हो गया। जहाँ खेत है, थोड़ी दूर पर उसका एक गाँव बस गया, वहाँ सब लोग रहते थे। गाँव के बाहर सबका खेत है, वहाँ लोग कमाते हैं, काम करते हैं। तो खेत में काम करने से क्या हुआ कि पहले जो खाना वो मुश्किल से इकट्ठा करते थे, जंगलों में जाकर मेहनत करते थे, और वो आय सिर्फ उतनी ही थी जिससे उनका जीविकोपार्जन, उनका जीवन चल सके। अब वो आय ज़्यादा हो गई। जब एक मनुष्य के जीवन में आय ज़्यादा हो गई, तो उसकी तृष्णाएँ ज़्यादा हो गई, उसकी सोच ज़्यादा हो गई, उसकी विचारधारा बड़ी हो गई और उसके अंदर एक आइडियोलॉजी आ गई। आइडियोलॉजी कैसे आ गई? मान लीजिए कोई किसी कास्ट का है, तो ये हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, ये हमारा काम है। तो कहने का मतलब है कि किसी एक एरिया में जब आय बढ़ा तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने चुन लिया भाई कि जैसे मान लो कोई कबीला है, तो उस कबीले में सब सरदार की बात मानते थे, वही सरदार भविष्य में राजा बन गया। तो कहने का मतलब है
यहाँ बार बार जब आपसे ये कहा जा रहा है कि टेरिटोरियल स्टेट टू अंपायर एज ऑफ बुद्धा, तो यहाँ एज ऑफ बुद्धा से सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जिस समय खंड काल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस समय खंड काल में गौतम बुद्ध थे, उसमें आप 50 से 100 साल पीछे कर लीजिए गौतम बुद्ध के पैदा होने से, फिर गौतम बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक, और गौतम बुद्ध के मरने के बाद जो 50-100 साल का जो एक एरा होगा, तो टोटल जो 150-200-300 साल की एक अवधि बनेगी, उसी दौरान उसी पीरियड के समय ये साम्राज्यों का निर्माण धीरे धीरे डेवलप हुआ। डेवलप कैसे हुआ? कृषि डेवलप हो गया, खेती डेवलप हो गई, तो खाने पीने के लिए मनुष्य के पास सरप्लस होने लगा, तो कबीले के सरदार हो गए, बाद में एक राजा बन गए, टैक्स हो गया। और एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, पहले ना, जैसे मान लीजिए आज के जमाने में क्या है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, तो हमारे पास करेंसी है, सिक्का है। तो शुरू से तो करेंसी रहा नहीं होगा, तो उस समय लोग ट्रांजेक्शन कैसे करते थे? वो लोग क्या करते थे ट्रांजेक्शन करने के लिए? बार्टर सिस्टम जिसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि आप हमको 2 किलो गेहूं दे दीजिए, तो उसके बदले मैंने आपको क्या कर दिया, मेरे पास मान लीजिए गेहूं के बदले मान लीजिए मैंने आपको 1 किलो चावल दे दिया, या फिर आपने मुझे 2 किलो गेहूं दिया, मैंने आपको 1 लीटर दूध दे दिया। तो समय के साथ क्या हुआ, मनुष्य ने देखा कि भाई हर जगह हम सामान को कहाँ ले जाएंगे, कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, तो फिर सिक्के का जन्म हुआ, आदमी ने सिक्के बना लिया जिसे पंच मार्क्ड कॉइन कहते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ये जो महाजनपद पीरियड है, इतिहास में आप पढ़ते हैं, तो महाजनपद पीरियड में अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य टाइप के बनने लगे, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्स, अंग, मगध, मल, कोसाला, फिर इधर गांधार, कंभोज। तो ये सब क्या है? आप एक चीज और देखिए, यहाँ मैप पर इन साम्राज्यों का कोई बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं दिया है। जैसे आज भारत पाकिस्तान में क्या होता है, एकदम बकायदे लकीर खींची हुई है कि नहीं नहीं, यहाँ से इस पार तक पाकिस्तान है और इस पार हिंदुस्तान है, लेकिन क्या यहाँ पर है? नहीं। मत्स्य साम्राज्य देख लीजिए, क्या यहाँ पर है? नहीं, हल्का सा ब्लर सा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि किसी एक एरिया में छोटे से राजा रहे होंगे, उनके कुछ फॉलोअर थे, तो कुछ उनका इन्फ्लुएंस हो गया उस एरिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम हार्ड एंड फास्ट डिमार्केटेड है कि वो इसी एरिया में रह रहे थे। तो देख रहे हैं ना कि हर एरिया में जो एक विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं, एक कबीलाई लोग रह रहे हैं जिनके एक लीडर्स हैं, तो समय के साथ ये छोटे छोटे राज्य बन गए, या कह लीजिए छोटे छोटे साम्राज्य बन गए। तो सबसे पहले हमको साम्राज्यों के बारे में जब भी हमको ऋग वैदिक काल और वैदिक पीरियड के बाद जब हमें पता चलता है, तो आप देखेंगे कि 500 बीसी के अराउंड हमको पता चलता है। आज से कह लीजिए, आज मान लीजिए चल रहा है 2000, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हम मान लीजिए 500 साल और पीछे कर लीजिए, तो 2500-2600 साल पहले की ये बात है। तो सबसे पहले जब साम्राज्यों की बात आती है, तो सबसे पहले हम महाजनपद पीरियड के बारे में ही पढ़ते हैं कि अंग, कोसाल, पांचाल, कुरु, मत्स्य, अवंती। और इसीलिए जब आप महाभारत भी देखते हैं तो वहां सुनते हैं कि कर्ण अंग का राजा था, कुरु वंश के लोग थे, पांचाल था। तो ये सब एक बहुत ही पुराने राज्यों के छोटे छोटे जो है आप देखेंगे एरियाज हुआ करते थे, तो इनके कोई डिफाइंड बाउंड्रीज भी नहीं थे। और ये एक समय खंड काल था जब साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है सी 500 बीसी, 500 बीसी। तो ये सी का मतलब क्या होता है? सिरका। सिरका का मतलब क्या होता है कि जब एग्जैक्ट डेट ना पता हो, मतलब कि इसके आगे पीछे कुछ होगा। तो इन्हीं बातों को हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो अब आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको DBMHI लिखकर यह कोड इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आपको MHI हिस्ट्री इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ, जिस तरह आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसी तरह डिजाइंड आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंबरशिप क्या है और मेंबरशिप के टर्म्स कंडीशन क्या है, कितने वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि डेली बाइट्स की मेंबरशिप क्या है। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर इंस्टाग्राम पर आप ये यूज़र आईडी सर्च करें। एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। हिस्ट्री के और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और MHI हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो गौतम बुद्ध का समय खंड या जीवन काल देखें तो 563 बीसी से 483 बीसी तक था। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी मैं इसमें बात करूंगा या समझाऊंगा, तो वो जो समय है, वो जो एरा है, लगभग इस समय की बात हो रही है, 563 से 483
बीसी के अराउंड, यहाँ मैं सिरका लगाऊंगा क्योंकि इन एंड अराउंड मतलब कि इसमें 50-100 साल आगे पीछे आप कह लीजिए। ओके, तो हिस्ट्री को फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरा खुद का एक्सक्लूसिव क्रिएटेड है। तो ये आपको किसी भी बुक या फिर कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इससे मैंने क्या किया है, सभी कीवर्ड्स को निकाल लिया है और इन कीवर्ड्स को पढ़ के आप पूरे टॉपिक को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे और आपको बुक्स को पूरा उतना डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा और पूरा पढ़ने के बाद भी जो बात समझ में नहीं आती है आपको मात्र एक इस फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा। देखिए, फ्लो चार्ट में ध्यान रहे जो भी वर्ड्स मैंने यूज किए हैं ये घंटे घंटे भर बैठ के बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ जो यहाँ वर्ड यूज किया है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको अगर आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो आप स्किप नहीं करेंगे। पहली चीज, इन सारे वर्ड्स की मौजूदगी आंसर में होना जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, इन कीवर्ड्स को आप बोल्ड से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पूरा आंसर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ये हिस्सा आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, जैसे पंच मार्क्ड क्वाइंस, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, आयरन। तो इन चीजों को आप बोल्ड से लिखेंगे। बाकी इन कीवर्ड्स के माध्यम से सब कुछ सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके 3 to 4 पेजेस का जो आप आंसर लिखते हैं एग्जाम में आपको वैसा लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये फ्लो चार्ट का स्केलेटन समझ लेते हैं कि मैंने इसको क्या सोच के डिजाइन किया। देखिए, ट्रांजिशन फ्रॉम टेरिटोरियल स्टेट टू एम्पायर, एज ऑफ बुद्धा, ये तो आपका टॉपिक हो गया। ये इसकी रीढ़ की हड्डी है पूरे स्केलेटन का, ये इसका बैकबोन है। मेकिंग ऑफ एन एम्पायर, एम्पायर कैसे बना। ओके, तो वो एक समय खंड काल था जब सिक्के जो है प्रचलन में आ चुके थे। तो पंच मार्क्ड क्वाइन ये कीवर्ड है, ध्यान रहे। पंच मार्क्ड क्वाइन क्या होता है, जैसे उस समय सिक्के गोल नहीं होते थे, उस समय सिक्के जो है ना रेक्टेंगुलर शेप में या कह लीजिए आड़े टेढ़े मेरे फॉर्म में होते थे। इतना कोई बहुत उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो ये सिक्के ना, तो ये होता क्या था, ये आयरन के सिक्के होते थे, लोहे के बने होते थे ये सिक्के। और समझ लीजिए ये इस तरह का है और एक मोहर होता था और मोहर के ऊपर ना एक बहुत मजबूत सा वो लगा दिया जाता था और खींच के इस लोहे के ऊपर मारा जाता था। तो इस पे एक कॉइन पर छप जाता था जो भी कुछ सिंबॉलिक वो रहे, तो इससे ये कॉइन बन जाता था, मिंटिंग होनी शुरू हो गई थी। तो पंच मार्क्ड कॉइन थे। तो कहने का मतलब है सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया था और वो बार्टर सिस्टम वगैरह सब चीजें एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो कोई भी व्यापार करना, ट्रेड और कॉमर्स करना इन सिक्कों के माध्यम से लेन देन जो है बहुत ही इजीली हो रहा था। तो फूड प्रोडक्शन सरप्लस हो गया था। सरप्लस हो गया था कैसे, फूड प्रोडक्शन कैसे सरप्लस हुआ, पैडी ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था। पैडी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, गांव वगैरह में आप जाएंगे तो आप देखते हैं ना धान की रोपनी होती है, खेत में धान लगाया जाता है। फिर उस धान को क्या करते हैं कि उखाड़ के दूसरे खेत में लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद जिसे रोपनी कहते हैं, छोटा छोटा गांठ टाइप का बांध के लगाते हैं, मुझे बहुत आइडिया नहीं है लेकिन रोपनी उसी को कहते हैं। और अलग अलग जगहों पर धान की खेती, धान को निकाल के दूसरे जगह फिर उसे बोते हैं, फिर उससे धान की जो उपज है वो बढ़ जाती है। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन का मेथड इंसान ने सीख लिया था। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसको खरीदने बेचने के लिए सिक्कों का भी प्रयोग होने लगा। तो देख रहे हैं सारी जो बिजनेस करने की चीजें हैं कि आपके पास कोई बेचने वाली चीज हो, बेचने का माध्यम हो सिक्का, वो सब चीजें बढ़ गई। अब सवाल है कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होने लगा। उसके पहले तो लोग पेस्टोरल नोमैड्स थे, पशु चारण और ये सब जो है क्या कहते हैं जानवर उनवर चराने वाले काम में थे। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन कैसे सीख गए। देखिए, उस एरा का, उस समय खंड काल की सबसे बड़ी डिस्कवरी है आयरन, लोहा। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है उस एज में कि इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर, लोहे का जब डिस्कवरी हुआ तो मनुष्य को यह पता चल गया कि भैया आयरन एक बहुत मजबूत चीज है, लोहा। इससे इन्होंने क्या किया, हल जो होता है उसको बना लिया। तो खेत जो है उसकी जो बहुत सख्त मिट्टी थी, बहुत जो है हार्ड मिट्टी थी, लोहे के हल से उन मिट्टियों को जो है जोता जाने लगा, उन मिट्टियों को जो है प्लॉइंग शुरू हो गई उनकी। तो उन मिट्टियों की उपजाऊ शक्ति बढ़ने लगी और उन एरियाज में भी हम खेती करने लगे जहां पर पहले खेती नहीं हो सकती थी। और एक चीज और, उस समय आबादी बहुत कम हुआ करती थी तो जमीनें बहुत ज्यादा थी, लेकिन जमीनें बहुत ज्यादा थी तो जमीनें सब बंजर थी, ठीक है, बहुत ही सख्त मिट्टी हुआ करती थी। उन जमीनों को आज जो अगल बगल हमें इतना खेत दिखते हैं, उपजाऊ खेत दिखते हैं, उन सब को उपजाऊ होने योग्य मनुष्य ने बनाया है। पहले वहां जंगल थे, जंगल को हटा दिया, मिट्टी को कोड़ा। तो जैसे खेतों को भी फसल बोने से पहले खेत को तैयार करना पड़ता है। तो लोहा आ जाने के कारण जो लोहा से जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे थे खेती के, उससे खेती का काम बहुत ही आसान हो गया। तो देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ब्रेकिंग ऑफ हार्ड सॉयल, जो सख्त मिट्टी थी उसको तोड़ना आसान हो गया। हेल्प डीपर प्लॉइंग, जो हल था, हल से जो है मिट्टी एकदम जो है अंदर तक जाके उसको जोता जा सकता था और मिट्टी को नीचे से ऊपर पूरा पलटा जा सकता था।
तो जो उसका उपजाऊ क्षमता है वो हम बढ़ा दिए थे, और वो क्या कर रहा था, लेड टू सरप्लस फूड। जैसे मान लीजिए पहले गेहूं गेहूं का एक आप एक गेहूं का एक दाना ले लीजिए, या एक बाती जो भी कहते हैं गेहूं का आप ले लीजिए, या धान का सिर्फ सिंगल एक पेड़ ले लीजिए। अब उस धान के उसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए टोटल 18 दाने निकल रहे हैं, या गेहूं का मान लीजिए टोटल 6 या 8 दाने निकल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, खेती होती अच्छे होने लगी, तो उस 6 दाने की जगह उसी पेड़ में से 12 दाने 15 दाने ऐसे निकलने लगे। तो एक ओवरऑल सामूहिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा उपजाऊ वो बढ़ गया। तो बढ़ जाने से क्या हुआ, आदमी की आय बढ़ गई। तो आय बढ़ जाने से क्या हुआ, जो मैं कह रहा था कि आय बढ़ गया, तो अब एक आदमी जो सिर्फ रहने खाने पर ध्यान दे रहा था, उसकी तृष्णाएं बढ़ गई, उसकी इच्छाएं बढ़ गई, उसको अपने आप को बड़ा करने की इच्छा बढ़ गई, उसके अंदर एक आइडियोलॉजी, व्यक्तिवाद, तमाम इस तरह की भावनाएं उसके अंदर आने लगी। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसका स्केलेटन देखेंगे तो ये हो गया हेडिंग, ये हो गया मेकिंग ऑफ अंपायर, जो 3 मेन पॉइंट्स है, पंच मार्क्ड पॉइंट, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, इन तीनों को मैंने अलग से कवर किया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद अन्य कई और प्रमुख कारण जिनके कारण साम्राज्यों के निर्माण में मदद मिला। एक है इन्वायरमेंट, फिर है टेक्नोलॉजी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अर्बनाइजेशन, आइडियोलॉजी। इन्वायरमेंट क्या, किस तरह का इन्वायरमेंट? देखिए आगे आप लोग हिस्ट्री में जब एमएचआई 8 पढ़ते हैं तो देखेंगे कि एमएचआई 8 वाली जो हिस्ट्री है ना, वो टोटल इन्वायरमेंट के बारे में ही है। तो यहाँ हमको एक चीज देखने और समझने के लिए मिलता है, अगर आप सोचने की कोशिश करिए तो आपको एहसास होगा कि बहुत पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स होते थे, तो उनका भी तो एक इतिहास है कि भाई पहले डायनासोर्स थे, बहुत से ऐसे अलग अलग जानवर हुए। वो सभी जानवर पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ तो वो मर गए। फिर एक समय के बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसी पृथ्वी पर। फिर आप देखेंगे कि मनुष्य का जो जीवन और समय खंड काल एक ऐसा है, आज के जमाने में तो हम कहीं भी जाके रहने लगते हैं, किसी भी शहर में रहने लगे, कहीं भी बिल्डिंग में रहने लगे। पहले ऐसा नहीं था कि आप कहीं भी बस जाओगे। पहले नदियां होती थी, नदियों के किनारे लोग बसते थे, गंगा नदी के किनारे बसते थे। इसीलिए तो हिंदू धर्म में गंगा नदी को इतना महत्व दिया गया है। क्यों सभी बड़े शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्यों काशी, कानपुर, दिल्ली, आप देखेंगे सब नदियों के किनारे। पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे है। तो कहने का मतलब इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल था। तो हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा समय, जो गौतम बुद्ध का समय खंड काल है, वो एक ऐसा समय आया मनुष्य के जीवन में, जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, इन साम्राज्यों के निर्माण के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति थी। तो फिर टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुआ, जैसा कि मैं बता रहा था, आयरन मिल गया तो अलग अलग टूल्स बनने लगे। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा, समाज में लोग जो है अलग अलग आइडियोलॉजीज के तहत बंटने लगे, कोई जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, ठाकुर है। तो समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा, तो ना पता है, लोग कम्युनिटी के हिसाब से भी जुड़ने लगे कि हमारे बिरादरी के हैं, हमारा ऐसा है। फिर शहरीकरण शुरू हो गया था। अब शहरीकरण का मतलब ये नहीं कि आप आज की तरह शहर की तरह समझो कि अपार्टमेंट्स हो, गाड़ियां हो, नहीं नहीं। शहरीकरण का मतलब कि पुराने समय के गांव को इमेजिन करिए, और एक ऐसा माहौल जहां पर पंच मार्क्ड कॉइन हो, व्यापार हो रहा हो, तो उस समय के लिए यही शहर था। फिर आइडियोलॉजी, विचारधारा, व्यक्तिवाद, तमाम इन सब चीजों को आ गए, और ये सब चीज मिला के एक अंपायर के निर्माण में, एक राजा के साम्राज्य बनाने में मदद कर रही थी। तो आप देख पाएंगे इन तमाम प्रमुख कारणों के कारण कैसे जो है ट्रांजिशन फ्रॉम टेरिटोरियल स्टेट टू अंपायर, गौतम बुद्ध के जीवन खंड, समय खंड काल में किस तरह जो है मेकिंग ऑफ एन अंपायर, साम्राज्यों का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। और अब आप डेली बाइट्स पर एमए हिस्ट्री के सॉल्व असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। असाइनमेंट परचेज करने के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, और मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपकी पूरी मदद करेंगी। कोई भी बच्चा एमए हिस्ट्री के साथ या एमए हिस्ट्री के बाद नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है, तो नेट जेआरएफ क्या है, उसका प्रिपरेशन कैसे मैं करवाऊंगा, उसका पूरा मेंबरशिप डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये दोनों वीडियोस आप यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एमफिल वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में जाके सभी वीडियो लेक्चर का नोट्स और पीडीएफ ले सकते हैं। Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe Daily Bytes. Stay tuned, stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.